22 करोड़ इंसान हो जिंदगी से बेगान हो, 22 करोड़ इंसान हो जिंदगी से बेगान हो, सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है, खाक ऐसे जीने पर ये भी कोई जीना है। बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं, सोचता हूँ ये नाता किस हवा में रहते हैं। कब तक ये खामोशी चलते फिरते जिंदानों, 22 करोड़ इंसानों जिंदगी से बेगान हो। तो आज मैं सालार इंकलाब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल कामरेड इमदाद काजी को दावत देता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आप श्रोता की भरपूर तालियों की गूंज में कामरेड इमदाद काजी। हम जीत के लेंगे, हम जीत के लेंगे, मेरा बाप बिकेगा, मेरा बाप गिरेगा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम जीत के लेंगे। मेरे दोस्तों, साथियों, मेरी बहनों, मेरी बच्चियां, आप सबको सब सलाम कि आपने आज इस तारीखी मौके पर एक तवील काफिला सफर तय किया और इस झटपट के अवाम को, शहरियों को ये बताया कि यहाँ पर अवाम की बात करने वाले मजलूम अवाम की आवाज़ आज भी मौजूद है और वो लोग मौजूद हैं जो शुदाए पटफीडर को हमेशा याद करते हैं। दोस्तों, शुदाए पटफीडर मेरे ख्याल में अक्सर लोगों को पता नहीं होगा कि उनके नाम क्या थे, उनकी ज़ात क्या थी, उनका असल गांव कहाँ है, लेकिन उनका दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसलिए कि उन्होंने उस जुर्रत का सबूत दिया कि कितना बड़ा जागीरदार हो, कितना बड़ा सरदार हो, कितना बड़ा वर्दी वालों की पुष्प पनाही वाला हो, लेकिन अपने हक के लिए खड़ा होना इंसान की फर्जी जिम्मेवारी है जो अल्लाह ताला ने भी उसे हुक्म दिया है कि अपने हक के लिए लड़ो। लिहाजा शुदाए पटफीडर का दिन मनाने का यह मकसद होता है, उनकी कब्र पर जाके फूल रखने का यह मकसद होता है कि हम उस पैगाम को आगे बढ़ाएं, हम आवाम तक वो पैगाम पहुंचाएं कि मुट्ठी भर लोग इस धरती पर जो काबिज हैं, ये धरती, ये जमीन उनकी मिल्कियत नहीं है, ये मिल्कियत उनकी है जो इसको काश्त करते हैं, जिस पर हल चलाते हैं। इस वजह से उन पटफीडर के शुदा के दिन के मौके पर बसगर कमेटी ने तय किया कि उनका उस दिन कन्वेंशन होगा, उस दिन बसगर कॉन्फ्रेंस होगी और साथ ही पूरे मुल्क में आलमी सरमाएदारों से मिलकर हमारे जनरलों वाली जनता, अरबों और शयूक से, दुबई और सऊदी अरब के सरमाएदारों से मिलकर अपनी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। लिहाजा उस कब्जे को चैलेंज करने के लिए और अपनी दावा जताने के लिए कि ये धरती हमारी मां है, पंजाब पंजाबियों का वतन है, बलोचिस्तान बलोचों का वतन है, पख्तूनों का वतन है, सिंध सिंधियों का वतन है, पख्तूनख्वा पख्तूनों का वतन है। ये जनरलों का वतन नहीं है। ये जनरल सरमाएदार, जागीरदार दौलत हासिल करने के लिए, मुनाफा हासिल करने के लिए दुनिया के हर मुल्क में चले जाते हैं। इनका न कोई वतन होता है, न कोई वतन की को मां समझते हैं। हम अपने वतन की जमीन को हम अपनी मां समझते हैं और ये वो लोग हैं जो बैरूनी सरमाएदारों से मिलकर हमारी मां वतन को बेच रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं और ये हम बताएंगे कि कब्जा करना नहीं देंगे। और ये कारपोरेट फार्मिंग का जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से खतरनाक नहीं है कि हमारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, वो तो खतरनाक है ही। सिर्फ इस वजह से खतरनाक नहीं है कि बंजर और रेगिस्तानी जमीनों को आबाद करने के लिए नए केनाल बना रहे हैं, जबकि पहले भी पानी हमारे पास पूरा नहीं मुयस्सर। ऐसी सूरत हाल में बंजर जमीनों को आबाद करने के लिए आबाद जमीनों का पानी ले जाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक बातें 3-4 और हैं। ये कारपोरेट फार्मिंग का सिलसिला
1970 में सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुआ और अमेरिका की जमीनों को कारपोरेट सरमाएदारों के हवाले किया गया। उन्होंने उस जमीन को जो एक एकड़ पर 50 से 60 मन गंदम देती थी, उसमें उन्होंने ज्यादा खाद डाली, ज्यादा बीज डाला और ज्यादा केमिकल डाले। उसके नतीजे में जमीन की पैदावार फी एकड़ 50-60 एकड़ से बढ़कर 50-60 मन से बढ़कर 150 मन हो गई। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि वो जमीन 25 साल के बाद बाज बन गई कि उस जमीन में एक दाना नहीं बो सकते। अमेरिकियों ने कारपोरेट फार्मिंग को बंद कर दिया और उस जमीन को दोबारा जरखेज बनाने के लिए उन्होंने जतन किए, मेहनत की, मुख्तलिफ तरीके अख्तियार किए। 10 साल की मेहनत के बाद वो जमीनें फिर आबादी के काबिल हुई। फिर वो सरमाएदार अर्जेंटीना चले गए और अर्जेंटीना तो पाकिस्तान की तरह उन सरमाएदारों की जागीर थी। जमीनें वहां के गद्दार जनरल जो थे अर्जेंटीना के, उन गद्दार जनरलों से मोनसोंटो कंपनी ने फॉर्म अलॉट कराए और वहां पर उन्होंने इसी तरीके से काश करना शुरू किया। तो एक तो नुकसान यह हो गया जो अमेरिका में हुआ कि जमीन बंद हो गई। दूसरा नुकसान क्या हुआ कि वहां पर जो आबाद दसियों सदियों से खानदान जो आबाद थे, जो गांव गोद थे, उन लोगों को वहां से उठाया गया, दर बदर किया गया और वो शहरों के बाहर झुग्गियां लगा के रहने लगे। यानी जिनके आबाओ अजदाद, उनकी पुश्त दर पुश्ते खानदान बाहर दफन थे, उन जमीनों पर बिल्डोजर लगाकर और उन पर उन्होंने काश्त शुरू की, बेवतन किया, बेजमीन किया वहां के किसानों को। उसके बाद क्या हुआ कि एक नई सूरत हाल फिर सामने आई कि वहां उन्होंने जो जानवर पाले गोश्त फरोख्त करने के लिए, जो जानवर पाले दूध फरोख्त करने के लिए, उनको इतने बड़े पैमाने पर मेडिसिन दी, एंटीबायोटिक दी कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इन कारपोरेट फार्मिंग के जानवरों का गोश्त मत खाओ, क्योंकि जब ये गोश्त खाने के बाद अगर कोई बीमार होता है तो उस पर एंटीबायोटिक असर नहीं करती, क्योंकि वो एंटीबायोटिक को इतना जज़ब कर चुके हैं कि कोई दवा असरअंदाज नहीं होती। जो इसका दूध पीता है उस पर दवा असरअंदाज नहीं होती। अर्जेंटीना के लोग वो गोश्त और दूध इस्तेमाल करते थे और उनको दवाई अद्वियात असरअंदाज नहीं हो रही थी। और वहां पर जो पौधे के फायदे के लिए जीव होते हैं, जिंदगी होती है, वो उनकी मेडिसिन इस्तेमाल करने के नतीजे में मर गए। और वो शराब परिंदे ने जब वो खाया तो परिंदे मरना शुरू हो गए। नतीजा क्या हुआ कि वहां पर चुरंद परिंद खत्म हो गई। और उससे बड़ा खतरनाक ये हुआ कि केमिकल्स के इस्तेमाल के नतीजे में वहां पर मौसमी हालात रूठ गए और बेमौसमी बरसातें होने लगी और खुशका आने लगा। और उससे ज्यादा खतरनाक मामला क्या हुआ कि जो मजदूर वहां काम करते थे खेतों पर, उन जमीनों पर, उन लोगों ने अर्जेंटीना के कैपिटल सिटी दारुल हुकूमत जो उनका था, उसमें आके नंगे होकर जुलूस निकाले कि इस फसल पर काम करते हुए इन्होंने जो मेडिसिन इस्तेमाल की है, हमारी मर्दानगी खत्म हो गई। ये सारे नताइज निकले हैं। आप गूगल में जाएं, तलाश करें कि कारपोरेट फार्मिंग के क्या नुकसान हैं। हम उन नताइज को देखकर हम लड़ रहे हैं कि कारपोरेट फार्मिंग नहीं होनी चाहिए। हमारे जनरलों ने उससे दो उन्होंने डैम बनाए, तरबेला डैम, मंगला डैम। तरबेला डैम के लिए कहा गया कि ये सिंध को पानी पहुंचाएगा, मंगला डैम को कहा गया कि ये पंजाब को पानी पहुंचाएगा। लेकिन सरमाएदाराना निजाम जिस तरह फितरत को तबाह कर रहा है, ओजोन लेयर को तोड़ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इतने बड़े पैमाने पर पैदा कर रहा है, जिसके नतीजे में मौसमी हालात तब्दील होते जा रहे हैं। बर्फबारी नहीं होती, वो ग्लेशियर नहीं टूटते, वो बरसात नहीं होती। तो आज इंडिया कह रहा है कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा, सिंतास मुआहदे को दोबारा विजिट किया जाए और चनाब, झेलम और नीलम का पानी हम रोकेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का जब यह मुआहदा हुआ था पाकिस्तान के साथ, जिसे सिंतास मुआहदा कहते हैं,
उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी 80 करोड़ थी और अब हिंदुस्तान की आबादी 1.5 अरब हो गई है। उनकी खुराक की जरूरत पूरी करने के लिए मजीद पानी की जरूरत है। अरे भाई, हिंदुस्तान ने अगर चुनाव, नीलम और जेलम पर जो डैम बनाया 2 फुट ऊंचा कर लिया तो हमारे पास तो पानी पीने के लिए नहीं आएगा। तो कैनाल काहे के लिए बना रहे? आबाद जमीनें को पानी नहीं दे रहे। आबाद जमीनों में जो टेल पर, जो पुछड़ी पर आबादगार हैं, उनको पानी नहीं मिलता। जो बड़ा वडेरा है, जो सरकार में बैठा हुआ सरदार और वडेरा है, अपने लिए पानी ले जाता है, वो पहले हो या पुछड़ में हो, उसको पानी मिलता है। जो 50 एकड़, 100 एकड़ और उससे कम वाले हैं, उनको पानी नहीं मिलता। और फिर कारपोरेट फार्मिंग, एक और जालिमाना कदम जो इंडिया ने उठाया, जिसके नतीजे में इंडिया लड़ा, वो क्या था कि उन्होंने, हुकूमत ने आर्डर पास किया, कानून पास किया कि ज़राई अजनास मंडी में उसकी फरोख्त होगी जिसके पास सर्टिफिकेट होगा। यानी जब आप बीज खरीदेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ये बीज सर्टिफाइड, साफ है, बीमारियों से पाक है। आपको तो पता है, यहां बैठे हो, क्योंकि यहां कोई सनत नहीं है, यहां कोई रोजगार का जरिया नहीं है, 2-4 एकड़ जमीन वाले हैं। कभी आपको गंदम, चावल या सब्जी के लिए जो बीज मिलता है, उस बीज देने वाले ने सर्टिफिकेट दिया? कभी नहीं देते। क्यों? इसलिए कि वो डीलर से कहते हैं कि 3 साल पहले जो बीज रह गया था वो मुझे दो और सस्ता करके दो, और वो 1/4 रकम में पुराना रह गया बीज वो देता है और वो आपको और हमें देते हैं। जिसके नतीजे में जब वो बीज जमीन में लगाते हैं तो उसकी जर्मिनेशन, यानी उसकी जो उगने की सलाहियत है, वो 60% नहीं होती, सिर्फ 40% होती है। और खतरनाक मामला ये कि इंडिया ने कानून पास किया कि जिसके पास सर्टिफिकेट होगा, मंडी में सिर्फ अनाज उसका खरीदा जाएगा। यानी मेरे भाइयों, ये जनरल, ये सऊदी अरब के अरब, ये यूएई के शेख जिन जमीनों से काश करेंगे, हमारी मंडी में उनका अनाज बिकेगा। आप और हमें मंडी वाला कहेगा कि जाओ घर में गुंदी या जो अनाज जमा करने की जगह है, इसको वहीं जमा करो, खुद खाते रहो, मंडी में बेच नहीं सकते। इसके खिलाफ इंडिया लड़ रहा है। आप सोचें, हमारी बेटी की जब शादी होती है, हमारे बेटे की जब शादी होती है, हमारे बच्चों के लिए सर्दी गर्मी में जब कपड़े लेते हैं, हमारे बच्चों के लिए जब स्कूल की फीस जमा कराते हैं, कहां से लाते हैं? इसी जमीन से। अगर अनाज नहीं बिकेगा तो कहां से इनके लिए फीस का बंदोबस्त होगा, खुराक का बंदोबस्त होगा, कपड़े और दवा का बंदोबस्त होगा? और ये जालिम हुक्मरान, इनको कोई परवाह नहीं। क्यों? कि आप और हमसे, यानी पाकिस्तान का एक भिखारी जो सारा दिन भीख मांगता है, वो अपनी दादी के लिए पेनाडोल का पत्ता ले जाता है कि उसकी कमर में दर्द है, उसके सर में दर्द है, मैं पेनाडोल ले जाऊं, तो उस पेनाडोल पर 50% टैक्स अदा करता है भिखारी। और वो टैक्स किसके पास जाती है? जरदारियों के पास, शरीफों के पास, इमरानियों के पास और जनरलों के पास। उससे वो दौलत बढ़ाते जा रहे हैं। वो यहां पाकिस्तान हो, दुबई हो, यूएई हो, यहां बर्तानिया और अमेरिका हो, वहां महल खरीदते हैं, नया महल बनाते हैं, और आप और हम भिखारियों की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं। क्या जुल्म है कि जब पाकिस्तान बना तो हम कुल 3 करोड़ 15 लाख थे, इस पाकिस्तान के हिस्से की आबादी। जब 3 करोड़ 15 लाख थे तब भी हम पैदावार करते थे, मेहनत करते थे इन हरामों का पेट भरने के लिए, और हम उन गुलामों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब हम 25 करोड़ हो गए हैं और इनके लिए पैदावार करते हैं। क्या यह अच्छा निजाम है? क्या इसके खिलाफ लड़ना नहीं चाहिए? क्या इसके खिलाफ लड़ाई हमारा हक नहीं बनता? बताइए। और अगर हक बनता है तो बलूचिस्तान से बच्चों को क्यों जबरी लापता करते हो? सिंध से क्यों बच्चों को जबरी लापता करते हो? क्यों पख्तूनख्वा से, पंजाब से लोगों को, सियासी कारकुनों को लापता करते हो? उनसे बात करो, उनकी बात सुनो। यह धरती उनकी है, इसके वसाइल उनके हैं। लिथियम निकलती है कुरम डिस्ट्रिक्ट से, उस पर कब्जा करने के लिए शिया सुन्नी को लड़ाया गया। वो रात दिन लड़ते हैं, उसके बदले वहां पर ये जाके बैठ जाते हैं और लिथियम निकालकर, लिथियम वो चीज है जो आज पेट्रोल की जगह पर आ रही है। पेट्रोल का दौर खत्म हो रहा है। अब दुनिया के अंदर लिथियम की बैटरी होगी जो सोलर से चार्ज होगी, उससे गाड़ियां चलेंगी। और दुनिया के अंदर टारगेट आया है
कि 2050 तक पेट्रोल का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा। हमारे जैसे मुल्कों में जो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, जो जदीद नए किस्म के नौआबादियाती निजाम में जिंदगी बसर कर रहे हैं, इनको तो फिर भी पेट्रोल से लूटते रहेंगे, लेकिन दुनिया के अंदर ये दौर खत्म हो रहा है और वो जहां से लिथियम मिलती है वहां उनको लड़ाया गया है। मेरे भाइयों, कम्युनिस्ट पार्टी या बज़दार कमेटी बलूचिस्तान ये पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहते। हम अलहदगी पसंद नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो अलहदगी के लिए लड़ रहे हैं उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनकी शिकायतें हैं, उनके बच्चे डूब रहे हैं। अगर पंजाब का आवाम लड़ाई में पीछे है तो इसकी मानी नहीं है कि पंजाब का मजदूर और किसान इन जनरलों, इन हुक्मरानों की लूटमार का हिस्सेदार है। क्योंकि बलूचिस्तान के लिए आज आपने रैली निकाली, ये आज की हमारी रैली में 400-500 आदमी थे, लेकिन मार्केट में आपने देखा कि हर तरफ से लोग तमाशबीन थे, खड़े थे, उसका हिस्सा नहीं बन रहे थे। मैं अपनी गुफ्तगू में चलते हुए लोगों से कह रहा था कि ये और भी जंग लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, इस मुल्क के अंदर इस निजाम को बदलने की जरूरत है। ये हारिक बज़दार कमेटी, ये कम्युनिस्ट पार्टी ये लड़ रही है इस मुल्क के अंदर के निजाम को बदलें। आप इसका हिस्सा बने, इसके मेंबर बने। हम मुल्क को तोड़ने नहीं, इन करोड़ों की गाड़ियों में घूमने वाले, अरबों रुपए के मालों में रहने वाले और लाखों एकड़ों के मालिक जो है, जो डीएसएस बनाते हैं, इनसे इक़्तिदार छीन कर आम आदमी, किसानों को हुक्मरान बनाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई इस मकसद के लिए, यह कॉन्फ्रेंस इस मकसद के लिए मुनक्किद की गई कि जरा इजलास की कीमतें दो। आप डॉलर कमाते हो बाहर बेचकर, किसान की खुशहाली होगी तो इस मुल्क के अंदर मंडी की तरक्की होगी, लोग खुशहाल होंगे, खरीदार बनेंगे। किसके माल के खरीदार बनेंगे? आप सेठ वडेरों के जो कारखाने हैं उनके बने हुए कपड़े खरीदेंगे, उनके बने हुए जूते खरीदेंगे, उनके बने हुए जेवर खरीदेंगे। आप क्यों समझ रहे हो कि सिर्फ ये लूट के लोग हैं? गुलामी के दौर में भी आपने गुलामों को लूटा, लेकिन आपको एहसास हुआ कि गुलामों को हिस्सा दिया जाए, जिस वजह से शिशक, चट्टा और 8वां हिस्सा किसान को मिला और गुलाम को अपनी बीवी, अपनी औरत से रहने का हक मिला। वो आपके लिए कमाते थे। अब इनको आपने इतना कंगाल कर दिया है कि आपके मार्केट खाली पड़े हुए हैं। आओ इस जालिमाना निजाम के खिलाफ लड़े। आप थक चुके हैं, दिल चाहता है कि मजीद बात करें, लेकिन आखिर में मैं 2-4 जुमले कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि हमें इस मुल्क के अंदर जब ये इलेक्शन के लिए आते हैं, आप बिलाशक इनके जबर के मारे आप इनके सामने जबान नहीं खोल सकते, लेकिन आप उनको वोट न दें ताकि उनको पता चले कि ये नफरत का इजहार है। कम्युनिस्ट पार्टी सिंध हारी कमेटी इन वडेरों को इलेक्शन के जरिए शिकस्त देना नहीं चाहती, क्योंकि ये अरबों और करोड़ों का खेल है। आप और हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है। हम किस तरीके से इनसे इक़्तिदार छीनेंगे? बंदूक से नहीं। हम अवाम के ये जमघट्टे इकट्ठा करके डिप्टी कमिश्नर, एसपी, वजीर आला, गवर्नर, वजीर आजम, चीफ ऑफ स्टाफ, उनके घरों पर हल्ला बोलेंगे। और ये जो पुलिस वाले हैं, जो फौजी सिपाही हैं, वो आपके और मेरी औलाद हैं, हमारे बच्चे हैं। आज उनको भी एहसास हो रहा है कि इस मुल्क के अंदर महंगाई उस सतह तक पहुंच गई है कि एक पुलिस वाला तनख्वाह लेकर जब बच्चे अपने बच्चों की स्कूल की फीस अदा करता है, उनका यूनिफॉर्म की खर्च करता है, तो खुराक के लिए पैसे नहीं बचते। अगर खुराक के लिए पैसे बचे तो माँ बाप की दवा के लिए पैसे नहीं बचते। अगर माँ बाप की दवा का बंदोबस्त करें तो कुछ नहीं बचता कि बच्चों की शादी का कुछ बंदोबस्त कर सके। ये इतना इन्होंने लूटा। इस वजह से इसको बदलने की जरूरत है। क्या निजाम लाएं? ऐसा निजाम लाएं जिसमें तालीम इब्तदाई सतह से लेकर आला सतह तक रियासत मुहैया करे, क्योंकि हम इस मुल्क के शहरी हैं। इस मुल्क पर जो हुकूमत है यह उसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। बच्चा माँ के पेट में आए, उस वक्त से उस बच्चे और उसकी माँ का जो इलाज शुरू हो, तो आदमी बड़ा हो, बूढ़ा होकर जब तक कब्र में नहीं जाता, यह रियासत की जिम्मेवारी है कि उनके इलाज का इंतजाम करे। क्योंकि इस मुल्क के शहरी हैं, इसके हुक्मरान इस मुल्क के अवाम के हुक्मरान हैं। अगर अवाम पर ये सहूलतें नहीं देते तो उनको हुक्मरानी का कोई हक नहीं है। और हर आदमी को रोजगार दें, हर पढ़े लिखे को उसकी सलाहियत के मुताबिक, उसकी तालीम के मुताबिक रोजगार दें। जो नहीं पढ़ सके वो इस वजह से नहीं कि वो बेवकूफ है, वो इस ज़हन अकल से खाली है, वो इस वजह से है कि आपने निज़ाम ऐसा बनाया है कि उसके माँ बाप उसकी तालीम का बंदोबस्त नहीं कर सकते। तो ऐसी रियासत हो जो तालीम कर सके।
और हर शादीशुदा जोड़े को रियासत की जिम्मेवारी है कि मुनासिब घर फराम करे। ऐसा ना हो कि लोग झुग्गियों में पड़े रहें, इस सर्दी में ठिठर के मर रहे हो, ऐसे झूपड़ी में जिसमें आदमी क्या जानवर भी सर्दी बर्दाश्त न कर सके। ऐसा निजाम कायम करने की जरूरत है और वो निजाम है सोशलिस्ट निजाम। और ये कम्युनिस्ट पार्टी बसगर कमेटी इस मकसद के लिए काम कर रही है। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया, मैं मुबारकबाद देता हूं बलूचिस्तान बसगर कमेटी के दोस्तों को, बलूचिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की सूबाई कमेटी को, जिन्होंने ये इंतजाम किया। आप तमाम का शुक्रिया कि जो अपना टाइम निकालकर इसमें शरीक हुए। मैं अब आपके सामने बलूचिस्तान बसगर कमेटी की जो नई पार्टी आई है उसको बुलाऊंगा ताकि आपसे उनका तारुफ हो जाए। सबसे पहले कामरेड फरहाद रिंग, जिन्होंने ये सारी मेहनत करके और तमाम दोस्तों का एक सालार बनकर दोस्तों को इकट्ठा किया और गांव-गांव पहुंचे, हर एक आदमी के हाथ में दावतनामा पहुंचाया।